हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कैडमियम हिल्स को आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वेम्बनाड लेक को, तो वेम्बनाड लेक को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारा जो केरला स्टेट है वहाँ पर वेम्बनाड लेक एक लॉन्गेस्ट स्ट्रेच के रूप में सिचुएटेड है। केरला में लार्जेस्ट लेक के रूप में सिचुएटेड है वेम्बनाड लेक और इंडिया में एक लॉन्गेस्ट लेक के रूप में सिचुएटेड है वेम्बनाड लेक। यहाँ पर अगर हम देखें तो हर साल एवरी ईयर अगस्त मंथ में एक गेम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और इस गेम को बोला जाता है वलमकली, जिसको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है और हर साल एवरी ईयर अगस्त मंथ में यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। ये जो वेम्बनाड लेक है वो एक बैक वाटर स्ट्रेच के रूप में केरला स्टेट में सिचुएटेड है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हरियाणा स्टेट को लेकर के है। हरियाणा स्टेट में एंटी कन्वर्जन बिल जो है उसके ड्राफ्ट को अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पर पूरा प्रोसीजर शो कर रखा है कि किस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इस बिल को यहाँ पर एक तरीके से अप्रूवल दिया गया है। सबसे पहले 1 नवंबर 2020 में हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल ये बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लव जिहाद इशू को सीरियसली इसके ऊपर वर्क करेगी। 17 नवंबर को हरियाणा होम मिनिस्टर अनिल विज जो है वो बोलते हैं कि हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ लाना होगा ताकि लव जिहाद के जो केसेज हैं वो स्टेट में उनको कंट्रोल किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने बोला कि कमेटी बनाई जाएगी जो ड्राफ्ट करेगी इस लॉ को लेकर के। नवंबर एंडिंग में गवर्नमेंट जो है वो 3 मेंबर कमेटी सेटअप करती है और उनको बोला जाता है कि अब एंटी कन्वर्जन जो लॉ जो है उसको लेकर के एक ड्राफ्ट सेटअप कीजिए। 8 फरवरी 2022 को हरियाणा कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट को अप्रूवल दे दिया है। हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022। यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में असेंबली का सेशन होने वाला है जो 2 मार्च से स्टार्ट होगा हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसमें इस बिल को टेबल किया जाएगा, मतलब रखा जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगा और फिर इसको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर हरियाणा के जो सीएम हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बोले हैं कि देखो ये जो भी बिल पास किया जा रहा है ऐसा नहीं है कि जो पर्सन जो है वो अगर इंटर रिलीजन जा कर के या इंटरकास्ट जा कर के मैरिज करते हैं उनके ऊपर कोई भी बार नहीं होगा, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली है कि अगर हमें लगता है कि अनलॉफुल कन्वर्जन होता है ऑफ रिलीजन, हमें लगता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, फोर्सफुली अगर कन्वर्जन करवाया जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करवा के कन्वर्जन किया जा रहा है, कोएर्सन, अलोरमेंट और इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रॉड मीन्स का यूज़ करके मैरिज करवाई जा रही है, तो इन सभी को एक क्राइम माना जाएगा और उनके अकॉर्डिंग फिर उनके खिलाफ में कुछ जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो भी इसमें यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। इस तरीके के अगर हम इशू देखें तो हमने साउथ में भी इसी तरीके का एंटी कन्वर्जन बिल इशू देखा था और अदर स्टेट में भी इस तरीके के इशू हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है 5 फरवरी जो है 5 फरवरी को एक तरीके से कश्मीर लिबरेशन डे के रूप में यहाँ के जो लोग हैं वो एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको लेकर के पाकिस्तान में कुछ कंपनी जो साउथ कोरिया से एक तरीके से उनका फाउंडेशनल वो साउथ कोरिया से हैं लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना सेटअप कर रखा है, तो उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए जो एक तरीके से कश्मीर को लेकर के टारगेटेड थे। अब इसको लेकर के हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने डिस्कशन किया साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर हैं उनके साथ में, अपने साउथ कोरिया जो काउंटर पार्ट है उनके साथ में जयशंकर ने डिस्कशन किया और ये बोला कि हम कश्मीर को लेकर भी कोई भी कमेंट, कोई भी पोस्ट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आप सभी को पता है कर्नाटका स्टेट में ड्रेस कोड को लेकर के, यूनिफॉर्म कोड को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो रहा है और इसी को ध्यान में रख करके स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी जूनियर कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उनमें 3 डेज़ के लिए जो स्कूल कॉलेज हैं उनको बंद कर दिया गया है।
आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो कर्नाटका का एजुकेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो भी ड्रेस कोड फिक्स की जाएगी उसको सभी को फॉलो करना है। और यहाँ पर जो हिजाब कैरी किया जाता है या जो भी आप हेड स्कार्फ कैरी करते हो यूनिफॉर्म के जो एक तरीके से मतलब यूनिफॉर्मिटी जो होनी चाहिए, जो इक्वलिटी होनी चाहिए, उसको डाइल्यूट करता है। इसी के बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि आप हिजाब आपको नहीं पहनना है। यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं उन्होंने सैफ्रॉन यहाँ पर शॉल जो है वो अपने गले में और अपने सर को कवर किया सैफ्रॉन कलर से। तो इसके बेसिस पर ये विरोध जो है, ये इशू जो है वो क्रिएट एक्सटेंड होता जा रहा है। अब इसमें जुडिशरी क्या इंटरवीन करेगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जुडिशरी की तरफ से यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आता है। हमने इस तरीके के यूनिफॉर्म कोड से रिलेटेड या फिर जो भी आपकी यूनिफॉर्म है उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे जो केसेस हैं वो जुडिशरी में डिस्कशन भी हुए हैं और केस टू केस जो है वो जुडिशरी का अलग रिजल्ट आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो तमिलनाडु स्टेट को लेकर के है, आप सभी को पता है। यहाँ देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो चार मीनार को लेकर के है। चार मीनार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इस तरीके से कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो भी वायर्स का जो टेंगल्स है उसको हटाया जाए ताकि चार मीनार को अगर कोई एरियल व्यू करना चाहे या फिर किसी भी तरीके से, किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से इसको व्यू करना चाहे तो अच्छे से जो भी इनकी लोकेशन है वो अच्छे से एक ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पर देखने को मिले। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो भी हर्डल्स हैं, जो भी एक तरीके से डिफिकल्टीज हैं, उन सभी को मूव अवे यहाँ से किया जाएगा। कल भी हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर जो हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के आर्टिकल डिस्कस किया था कि 1958 का एक एक्ट है अमसर एक्ट। उस एक्ट में जो हमारी एंशियंट जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनके लिए वो एक्ट बनाया गया था। फिर 2010 में उसमें अमेंड किया गया था और उसमें एक डिस्कशन किया गया था कि जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो भी हमारे एंशियंट मोन्यूमेंट्स हैं, उनको दो एरिया में मतलब 100 मीटर रेडियस जो है उन मोन्यूमेंट्स की, उसको बोल दिया गया था प्रोहिबिटेड एरिया। और इसके अलावा 300 मीटर जो है उसको बोल दिया गया था एक तरीके से रेगुलेटेड एरिया। मतलब वहाँ पर जो भी आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करनी है उनको लेकर के आपको पहले अप्रूवल लेना होगा। लेकिन यहाँ पर ये डिस्कशन हुआ कि देखो ये जो भी इस तरीके के एरियाज डिक्लेयर किए गए थे उनको लेकर के किसी भी एक्सपर्ट का जो व्यू है उसको सजेशन नहीं लिया गया था। अब दोबारा से 2010 में जो एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो नई चीज़ें इंसर्ट की गई थी उनके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी का रिव्यू आएगा, रिजल्ट आएगा। अगर वो बोलते हैं तो ये सेम तरीके का प्रोसीजर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नहीं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। यहाँ पर बात की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आता है। इसका मेन काम ये है कि हमारे नेशन की जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसका हम प्रोटेक्शन करें और इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल रिसर्च किया जाए कि ये जो भी मोन्यूमेंट्स है उनको किस तरीके से बनाया गया था, जिनके बारे में हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं है, उन सभी के बारे में डिस्कशन करने का काम किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसी से रिलेटेड रिसर्च एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारे नेशन में काम करती है। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो 3650 या फिर इससे भी ज़्यादा जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं उन सभी को एडमिनिस्टर करने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर मेन इसका काम यही है कि एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, कंजर्वेशन, मेंटेनेंस, ये इसका मेन काम है। 1861 में इसको फाउंड किया गया था और अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाउंडेशन इंडिया में रखवाई थी। मींस ब्रिटिश एरा के टाइम ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिसर्च कर लिया गया था। इसका मेन काम ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो एरिया है, मींस इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनका जो इम्पोर्टेंट जो भी एरिया है वहाँ पर कुछ ऐसी साइट्स मिलती हैं। इस साइट्स को लेकर के यहाँ पर जब डिस्कशन स्टार्ट होता है तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो ब्रिटिश एरा में इंडिया के टाइम में आते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल है, जो यहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो तो उनकी बात सुनते नहीं हैं। फिर वो वापस इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर जाकर के ये बोलते हैं कि वहाँ पर जो इंडस रिवर वाला जो एरिया है वहाँ पर पहले टाइम में कोई ना कोई सिविलाइजेशन रही थी, क्योंकि जब वहाँ पर एक तरीके से खुदाई की गई, डिगिंग की गई, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसे ईंट देखने को मिली है, ब्रिक्स देखने को मिली हैं, जिससे
जिससे ये लगता है कि वहाँ पर एंशियंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा कोई सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, और इसी कारण से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डेवलप किया गया था 1861 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, पेज नंबर 7 पर यहाँ पर जो आर्टिकल है वो तमिलनाडु स्टेट को लेकर के है, और तमिलनाडु स्टेट में ये बताया गया है कि नीट बिल वहाँ पर पास करवाने की कोशिश की गई थी, जिसको गवर्नर के पास भेजा था। फिर गवर्नर ने वापस इनको भेज दिया कि दोबारा आप इस पर रिव्यू कीजिए। ओके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में बोला, वहाँ के जो गवर्नर है RN रवि, कि उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग आपका जो भी बिल है उसको आप रिव्यू कीजिए। अब यहाँ पर जो कल तमिलनाडु असेंबली जो है उन्होंने नीट बिल को रीअडोप्ट किया है। इसके बारे में जो हमारा एडिटोरियल पेज है वहाँ पर भी डिस्कशन कर रखा है, तो वहाँ पर हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो स्टालिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया उसको भी आज एडिटोरियल पेज पर शो कर रखा है। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें एडिटोरियल पेज पर, सेम इसी आर्टिकल से रिलेटेड एडिटोरियल पेज है। यहाँ पर सबसे पहले ये जो आर्टिकल है नीट एंड स्टेट्स, इसमें ये बताया गया है कि तमिलनाडु जो असेंबली है उन्होंने दोबारा से इस बिल को पास कर दिया है। वो चाहते हैं कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसको कैंसिल किया जाए और स्टेट्स को इसमें ऑटोनॉमी दी जाए, और स्टेट्स अपने तरीके से यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल सीट्स हैं, उनमें एंट्री कर सके। गवर्नर ने रिटर्न कर दिया था इस बिल को, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सितंबर 2021 में सबसे पहले इस बिल को पास किया गया था। यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन कर दिया है एक तरीके से, जब उन्होंने रिटर्न किया है यहाँ के गवर्नर ने RN रवि ने, तो एक क्वेश्चन कर दिया है AK राजन जो कमेटी रिपोर्ट थी उसके ऊपर। AK राजन कमेटी रिपोर्ट इसीलिए बनाई गई थी कि नीट जो एग्जाम है उसको अल्टरनेट किया जाए, उसको चेंज किया जाए, या फिर जो प्रोसीजर चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। AK राजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बोला था कि अगर हम नीट एग्जाम को रेगुलर करते हैं तो हम ब्रिटिश एरा के टाइम, मतलब प्री इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम था, मींस ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर था, उस टाइम में हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जो AK राजन कमेटी है उन्होंने ये बोला था कि जो नीट एग्ज़ाम है उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए, और उसके जगह पर एक तरीके से जो भी स्टेट्स हैं वो अपने तरीके से यहाँ पर एंट्री डिसाइड करें। जो गवर्नमेंट है उसका फेवर हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट का ये बोलना है कि जो नीट एग्जाम है वो पुअर स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है। पूरा स्टूडेंट जो है वो कभी भी अपने, अगर उनके पास में इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं हैं तो कभी भी अच्छी वेल जो कोचिंग होती है वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते हैं, और वेल कोचिंग में एंट्री जब उनकी नहीं हो पाती है तो वो कभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बेहतरीन जो प्रतिभा है वो कभी भी आगे सामने नहीं आ पाती है। तो उन्होंने बोला कि जो +2 की जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, अपनी एंट्री रखेंगे कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में हमें एंट्री देना है। लेकिन इसको लेकर के यहाँ पर जो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका अपना बोलना है। उन्होंने बोला कि देखो, जब आप एक तरीके से जो नीट एग्जाम है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आंसर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी अनइक्वलिटी थी उसको उस गैप को फिल करने में नीट एग्जाम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में क्लैश है। अब यहाँ पर जो गवर्नर है उनके पास में रिव्यू के लिए भेजा जाएगा, तो गवर्नर को यहाँ पर जो है वो अपनी एसेंट जो है वो अपनी सहमति जो है वो उसके ऊपर देनी ही होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है उनके ऊपर। अगर वो प्रेसिडेंट के लिए इसको रिव्यू के लिए रखते हैं तो इसमें इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो यहाँ पर देखो, ये आर्टिकल जो है वो भी नीट एग्जाम से रिलेटेड है। कल जो डिस्कशन हुआ MK स्टालिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जो वहाँ पर स्पीच दिया इस बिल को लेकर के, वो सारी बातें यहाँ पर शो कर रखी है। उन्होंने बोला है कि लास्ट टाइम भी 142 डेज ले लिए थे गवर्नर ने ना, तो और वो तो बार बार हमने ये बोला कि आप इस बिल के ऊपर कोई जो अपना रिजल्ट है वो दीजिए, तब जाकर के उन्होंने रिव्यू के लिए भेजा है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो गवर्नर है वो या तो इसके ऊपर अपना अप्रूवल दें, और उनको जो भी प्रोसीजर अपनाना है उसमें वो एक फास्ट तरीके से होना चाहिए, ताकि इस बिल को लेकर के एक क्लियरिटी आए कि किस तरीके से हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो वर्क करेंगी। आर्टिकल में लास्ट में ये बोला गया है कि देखो, यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप नीट एग्ज़ाम को एक तरीके से मतलब रिप्लेस कर रहे हो और उसकी जगह पर जो दूसरा प्रोसीजर ले आ रहे हो, उसकी वजह से इक्वलिटी बिल्कुल जो है वो सोसाइटी में बिल्कुल इक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ आती है उसके कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं, कोई ना कोई उसमें कमी होती है। तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि अगर आप +2 परसेंटेज बेस पर करोगे तो वहाँ पर सभी के सभी जो पुअर स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं मेडिकल सेक्टर में एंटर करना, उन सभी को एंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़,
यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, FCRA एक्ट के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है PHFI पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कुछ टाइम के लिए कैंसिल कर दिया गया था। 2017 से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन चल रहा था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने FCRA एक्ट के अंडर इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू कर दिया है। ये जो PHFI जो है वो एक पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप के रूप में काम करता है। लगभग 4 इयर्स तक इस ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से बैन करके, बार करके रखा गया था। यहाँ पर FCRA एक्ट की बात की गई है, PHFI जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया 2017 में। डेज आफ्टर स्वदेशी जागरण मंच द इकोनॉमिक आर्म ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रोट आउट ए व्हाइट पेपर ऑन द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्फ्लुएंस इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर। यहाँ पर जो RSS का जो इकोनॉमिक आर्म है स्वदेशी जागरण मंच, उन्होंने ये बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। BMGF बिल एंड मेलिंडा जो गेट्स फाउंडेशन है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टू द NGO हैविंग ट्रांसफर्ड 183 करोड़ टू इट बिटवीन 2010 एंड 2015। 2010 से 2015 के बीच में 183 करोड़ जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को रुपए भेजे गए थे। FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए जब उन्होंने रिन्यू के लिए अप्लाई किया जो उनका वैलिड था 2021 तक। द लार्जेस्ट मूव मीन्स दैट PHFI could receive foreign funds in its designated bank account without the additional ring of check by the Ministry of Home Affairs। मतलब उन्होंने किस तरीके से उनके पास में पैसे आ रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन भेज रहा है या किसी के थ्रू उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, ये सारे तरीके से जो भी उनके ऊपर इशू थे इसी के बेसिस पर उनका जो भी उनका कार्ड था या जो भी उनको अप्रूवल दे रखा था उसको कैंसिल किया गया था। FCRA एक्ट की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है FCRA एक्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है, अगर हम FCRA एक्ट से रिलेटेड देखें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। FCRA एक्ट जो है वो कोई भी कंट्रीब्यूशन जो आपको फॉरेन डोनेशन से मिलता है उन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है। 1976 में फर्स्टली इसको इनेक्ट किया गया, 2010 में इसको अमेंड किया गया। यहाँ पर जो फॉरेन डोनेशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इसको अडॉप्ट किया गया था। ये जो FCRA है वो ऑल एसोसिएशंस, ग्रुप्स, NGO जो फॉरेन डोनेशन रिसीव करते हैं उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। मैंडेटरी है जो FCRA एक्ट है उनके अंडर जो भी NGO जो है उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, 5 साल के लिए उनको वैलिडिटी मिलती है, 5 साल के बाद में उनको दोबारा से अपना रिन्यू करवाना होता है। FCRA एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि आपको फॉरेन से जो फंडिंग मिलती है उसका हमारे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए वो मनी जो है वो थ्रेट के रूप में ना काम करे, बल्कि जिस सेक्टर के लिए काम किया गया है उस NGO ने अपने आप को रजिस्टर किया है कि मैं इस सेक्टर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर सैनिटरी वर्कर्स के लिए या फिर कुछ भी एरिया जिसके लिए भी उन्होंने अपने आप को डेडिकेटेड किया है उसी एरिया में उस मनी को इन्वेस्ट किया जाए, ना कि इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको हार्म पहुँचाने का इसमें काम किया जाए। अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट वो इसलिए किए गए, उसका कारण ये था कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम में जो एक तरीके से फ्लो जो है फॉरेन मनी का जो फ्लो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। इससे इंडिया को लगा, जो गवर्नमेंट है उनको लगा कि हो सकता है इस मनी को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा हो, इसलिए कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा दिए गए। ये बोला गया है कि आपको जो भी मनी मिलती है, आपको जो भी बाहर से फंड मिलता है, वो जो फॉरेन फंड है वो ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब आपको जो इंडिविजुअली जो फंड मिल रहा है, आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में आपके पास में मनी आया फिर आपने किसी और फंड किसी और ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल पर्सन को आपने वो मनी ट्रांसफ़र कर दिए, ऐसा नहीं है। जो कंप्लीटली जो मनी है, जो भी फॉरेन फंड आपको मिला वो आपके ही अकाउंट में और आपके ही अकाउंट से वो सारी चीज़ें मॉनिटर होंगी। सीधी सी बात ये है कि पैसा जो है वो पैसा आपको पैसे के रूप में डायरेक्ट नहीं देना है, उसका यूज़ करना है जिस काम के लिए, जिस टारगेट के लिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन को रजिस्टर किया है। आपका एक सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए। दिल्ली में SBI जो ब्रांच है, डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ SBI, वहाँ पर आपका FCRA बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी में आपका मनी आना चाहिए। उसको लेकर के उस फंड को आपने कैसे यूज़ किया ये सब कुछ आप बताओगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड वो सब कुछ आप बताओगे। आधार जो है उसको मैंडेट
किया गया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर की भी यहाँ पर बात की गई है। एक अनोदर चेंज ये किया गया है कि इज दैट द पोर्शन ऑफ द रिसिप्ट अलाउड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50% टू 20%। मतलब जितना पैसा आपको मिला वो आप अपने स्टाफ को मेंटेन करने के लिए सिर्फ उसका 20% या स्टाफ को मेंटेन के लिए खर्चा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ मिले और जिसमें 50 लाख तो आपने अपने जो भी स्टाफ है उसको मेंटेन करने के लिए लगा दिए। उसमें से आप सिर्फ 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। पहले 50% क्राइटेरिया था, उसको डिक्रीज करके अब 20% कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है एफसीआरए एक्ट को लेकर के जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि एफसीआरए जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको मदर टेरेसा ने बनाया था वो भी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी न्यूज़ में रहा। लास्ट ईयर अगर आप नवंबर दिसंबर वाला टाइम अगर आप व्यू करोगे तो द हिंदू में हमने रेगुलर डिस्कस किया है कि जो एफसीआरए एक्ट के थ्रू बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया में न्यूज़ में रहे। तो इनडायरेक्टली उन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक स्टेटमेंट उनसे रिलेटेड दे देंगे या फिर आपको पूछ लेंगे ये एफसीआरए एक्ट्स को लेकर के 3-4 फैक्ट दे देंगे और नए अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट है उनको व्यू करवा लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो मनरेगा स्कीम को लेकर के है। मनरेगा स्कीम जो है उसमें बजट का कितना एलोकेशन हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि 25% जो रिवाइज्ड एस्टिमेट हमने देखे थे लास्ट ईयर के लिए उसमें भी 25% जो कम जो है वो बजट में अलोकेशन किया गया है मनरेगा स्कीम के लिए। अभी हाल फिलहाल में हमने द हिंदू में डिस्कस किया कि मनरेगा स्कीम में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो डेली वेजेस है वो भी नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब मनी की कमी पड़ गई। अब सभी को पता है कोविड के टाइम में मनरेगा स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी को लेकर के बोला गया है कि जो भी रूरल जॉब स्कीम जो है आप सभी को पता है मनरेगा स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, फिर भी इसके लिए जो भी एलोकेशन है वो इंक्रीज होना चाहिए था, उसकी जगह पर यहाँ पर डिक्रीज किया गया है। तो जो पैनल है वो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि जो बजट कोटा है मनरेगा स्कीम को लेकर के उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। एक पार्लियामेंट्री पैनल जो है वो कि किस तरीके से ये जो एस्टिमेट है वो मतलब जितनी डिमांड है उनको किस तरीके से कंप्लीट करेगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भीमा कोरेगांव केस को लेकर के है। आप सभी को पता है कि इजराइल की एनएसओ कंपनी ने पेगासस स्पाईवेयर को बनाया। बहुत सारे आरोप भी लगे, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हमारे फ़ोन टैप करवाने की कोशिश की गई। और अभी तो प्रेजेंट टाइम में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि 2017 में इंडिया और इजराइल की जो डील हुई थी उसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था पेगासस स्पाईवेयर। अब यहाँ पर ये आर्टिकल ये इशू जो है इसमें ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जस्टिस आर.वी. रविंद्रम की हेडशिप में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में 2 पर्सन को उनको रखा और ये बोला गया कि आप एक टेक्निकल कमेटी का यूज़ करके आप क्या करो, जो भी रिजल्ट है निकालो कि किन किन के फ़ोन टैप किए गई। अब ये जो कमेटी है उन सारे पर्सन से उनके जो फ़ोन है वो मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हम बोले तो पेगासस स्पाईवेयर को रिलेटेड इशू को लेकर के जिन्होंने भी अपने एक तरीके से इशू क्रिएट किया था कि ये उन सिर्फ 2 लोगों के जो फ़ोन हैं वो एक्सपर्ट कमेटी के पास में आए हैं। अब यहाँ पर जो भी लोग भीमा कोरेगांव केस से रिलेटेड ऐसे लोग जिनको एक तरीके से अरेस्ट किया गया था, जिनमें से सुधा भारद्वाज, रोना विल्सन, हैनी बाबू, सोमा सेन, आनंद टेट टुम्बडे, वर्सन गोन्साल्विस और यहाँ पर वरावरा राव, ये जो नेम है इनके नाम उनके जो फ़ोन है उनको मांगा गया है कि आप अपने फ़ोन दीजिए। हो सकता है कि आपके जो पेगासस स्पाईवेयर है उनको आपके फ़ोन जो है आपके जो गैजेट्स हैं उनको भी इलीगली या इलीजली इन्फेक्टेड करने की या उस पर यूज़ करने की कोशिश की गई हो। ओके, यहाँ पर पेगासस से रिलेटेड हमने बेसिक फैक्ट देखे। अब भीमा कोरेगांव जो बैटल है उससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। भीमा कोरेगांव बैटल जो है वो 1 जनवरी 1818 के टाइम में इस बैटल को फाइट किया गया था। ये जो बैटल है वो 3rd एंग्लो मराठा वार जो थी उसी का एक पार्ट थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, एक तरफ ब्रिटिश आर्मी थी जिसमें बोला जाता है कि लगभग 800 के लगभग वहाँ पर आर्मी में सोल्जर थे, जिसमें से 500 जो है वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और दूसरी तरफ पेशवा बाजीराव सेकंड की आर्मी थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी फोर्स थी।
थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है, जो एक सीरीज, एक बैटल चली थी ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो महार कम्युनिटी, जो इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स की आर्मी में जो लोग थे, वो शिवाजी के टाइम में, जब मराठा रूल में शिवाजी यहाँ के रूलर हुआ करते थे, तो उस टाइम में महार कम्युनिटी को एक इम्पोर्टेंट दर्जा दिया जाता था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता था उनके द्वारा शिवाजी की आर्मी में। लेकिन शिवाजी के बाद में जो मराठा आर्मी थी उसमें महार कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हुआ, और इसी की वजह से ऐसा बोला जाता है कि ये जो फाइट हुई थी वो एक कारण उनकी जो सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसी के बेसिस पर इसको लड़ा गया था। और यही कारण है कि बहुत कम आर्मी होने के बाद में भी जो ब्रिटिशर्स आर्मी है उन्होंने बाजीराव सेकंड की आर्मी को फाइट मतलब उनको हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूज़ में ये इसलिए रहा कि बाद में जो भीमराव अंबेडकर है वो 1 जनवरी 1927 को इस एरिया पर विजिट करते हैं, और यहाँ पर ये जो दलित कम्युनिटी को लेकर के जो बैटल थी उसकी जो मेमोरीज है वो दोबारा से रिवाइटलाइज हो जाती है। और उसके बाद में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर ये जो भी भीमा कोरेगांव जो इशू था या जो भी बैटल हुई थी, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग, वो उनको रेगुलर इस चीज़ को हर साल जो है अब रेगुलर यहाँ पर एक तरीके से रिवाइवल किया जाता है उन सारी मेमोरीज़ को। अब यहाँ पर 2018 और 2020 के टाइम जब एक बार में यहाँ को 200 ईयर्स कंप्लीट हुए और दोबारा में 202 साल जब यहाँ पर कंप्लीट हुए, तो उस टाइम यहाँ पर कुछ इशू क्रिएट हुआ और ये बोला गया कि कुछ यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी की गई है, जिसकी वजह से ये जो भी क्लैश है हमारी सोसाइटी में उसको लेकर के देखा जा सकता है। और इसी के बेसिस पर यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट शामिल थे इस भीमा कोरेगांव मेमोरीज को रिवाइटलाइज करने में, उनको यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेन पीस पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के विजिट पर थे, उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो श्रीलंका के लिए एक ट्रू रिलायबल फ्रेंड के रूप में उन्होंने काम किया है। जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी श्रीलंका को, श्रीलंका जब इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, उस समय इंडिया ने यहाँ पर 400 मिलियन करेंसी स्वैप, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप दिया है, $500 मिलियन का लोन डिफर्समेंट दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है $500 मिलियन की। इसके अलावा फ्यूल इंपोर्ट्स के लिए हमें मनी दिया गया है $1 बिलियन का। करंटली हम नेगोशिएशन कर रहे हैं कि इतना जो है वो और हमें सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर आधार कार्ड को लेकर के कि श्रीलंका जो है वो भी अपने खुद का आधार कार्ड को लॉन्च करेगा। यहाँ पर इंडिया एग्री हुआ है कि जो भी आपके डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो भी ग्रांट है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो इनिशिएटिव है वो 2019 में गोटाबाया राजपक्सा और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो बायलैटरल टॉक्स हुई थी उसी में इस इनिशिएटिव के बारे में डिस्कशन किया गया था। यहाँ पर बात की गई है आधार कार्ड के बारे में। तो हमें इंडिया के आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को अगर हम व्यू करें तो एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है हर पर्सन का, जिसको दैट कैन बी ऑब्टेन्ड वॉलेंटरीली बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट फॉरेन नेशनल्स हु हैव स्पेंट ओवर 182 days in 12 months immediately preceding the date of application for enrollment based on their biometric and demographic data। ये जो डाटा है इसको कलेक्ट किया गया था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको जनवरी 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसको उसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर ये आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो डिस्कशन है वो रशिया और यूएस के बीच में जो एक इशू चल रहा है यूक्रेन को लेकर के, उसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन वो एक पाथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी क्राइसिस है वो उसको एक ईज किया जा सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को लेकर के है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने भी इस एशिया वाले एरिया को फोकस करते हुए ये जो चिप रेस है उसमें अपने आप को ज्वाइन कर लिया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर एक आर्टिकल और है, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट दी है और उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि अफ्रीका में लगभग 13 मिलियन जो लोग हैं वो सीवियर हंगर को फेस कर रहे हैं। मतलब वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से डिग्रेड हुए हैं कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा
रहा है। ड्रोट कंडीशन ने जो उनकी जो भी सिचुएशन है उसको और ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात की गई है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये जो इशू है सीवियर हंगर के, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सोमालिया, इथियोपिया, केन्या जो है वो ड्राइएस्ट कंडीशन फेस कर रही है 1981 के बाद में। अगर हम देखें, इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको इशू है, और इसी के लिए जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो चाहता है कि लगभग जो बहुत सारी जो मनी है उसको इन्वेस्ट किया जाए इस एरिया में। आने वाले 6 मंथ्स में 4.5 मिलियन पीपल जो नीडी पर्सन है उनको अर्जेंट यहाँ पर ज़रूरत है। उसके लिए $325 मिलियन जो है वो ज़रूरत है कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। मतलब एक तरीके से ग्लोबली लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट किया जाए कि जो भी इश्यूज है सीवियर हंगर इशू को निपटने के लिए ग्लोबल लेवल पर अदर कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व करने की या फिर हेल्प करने की यहाँ पर कोशिश करें। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।